नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवली विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं जिला महामंत्री बलबीर सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं कुछ राजनीतिक मुद्दों पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। धन्यवाद अग्रवाल जी। सर, 2022 के नगर निगम के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और इसमें आपकी ज़िले में क्या तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, हमारी इलेक्शन को देख के ऐसा कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से तैयारी में लगी रहती है। वो कोई देखिए, जब इलेक्शन आते हैं तो और अन्य पार्टियां अनेक तरह के वायदे, अनेक तरह के काम गिनाने लगते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निरंतर लोगों के बीच में रहती है और हमेशा काम करती रहती है। सर, प्रहलादपुर का जो एरिया है, जो प्रहलादपुर का अंडरपास है, वहाँ पर बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा जल भराव हो जाता है और वो मेन रास्ता है जो जहाँ से पब्लिक फरीदाबाद से गुड़गांव जाती है, गुड़गांव से फरीदाबाद आती है, लेकिन जल भराव की वजह से वहाँ पे निकलना बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन पैदल यात्री भी नहीं निकल सकता है। हम मान लेते हैं कि हमारी सरकार बेकार है, सरकार जो केजरीवाल सरकार है वो कुछ काम नहीं कर रही है, जल बोर्ड भी काम नहीं कर रहा, जल बोर्ड भी बेकार हो चुका है इस मामले में और वहाँ के विधायक भी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर, जो एमपी जी हैं उनका तो कोई रोल अदा होता है ना, उसमें उनको वो तो कार्य कर सकते हैं, तो वो खामोश क्यों है? देखिए, ये बात खामोशी की नहीं है। हर एक सरकार की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। सांसद की अपनी जिम्मेदारियां हैं, राज्य सरकारों की अपनी जिम्मेदारियां हैं। जहां तक पानी की बात है, ये दिल्ली जल बोर्ड का काम है कि कहीं पे भी अगर मेन रास्तों पे जो पीडब्ल्यूडी के रास्ते हैं वहाँ पे राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों का आवागमन जारी रहे। ये बड़ी शर्म की बात है कि पिछले 15 साल में कांग्रेस की सरकार रही और पिछले 7-8 सालों से केजरीवाल की सरकार है और ये समस्या आज की नहीं है। ये हर एक मुख्यमंत्री को देखना चाहिए और उनको इसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए। ये एक छोटी सी समस्या है इस प्रकार के जल भराव की, लेकिन आज हम देख रहे हैं खाली बदरपुर में भी नहीं है। आप मिंटो रोड जाते हैं, आप पालम जाते हैं, आप कहीं भी जाएंगे, जहां भी अंडरपास बने हुए हैं वहीं पे ये व्यवस्था है। तो ये इस केजरीवाल सरकार को सोचना चाहिए कि जहां पे ये अंडर ब्रिज बने हुए हैं उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था करे। हो सकता है पानी जब इतना ज़्यादा बरसता है तो 1 घंटे 2 घंटे की समस्या समझ में आती है, लेकिन 1-1 दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन अगर वो रास्ते चालू नहीं होता तो कम से कम इनके जो आप पार्टी के जो नेता बनते हैं उनको इस पानी में डूब मरना चाहिए। सर, आए दिन एमसीडी में बीजेपी के भ्रष्टाचारों को लेकर बहुत चर्चा होती है, आए दिन कुछ ना कुछ नया उजागर होता है। तो भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी एमसीडी के चुनाव कैसे जीतेगी? देखिए, कौन से भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक आप मेरे को बताएं तो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार के भ्रष्टाचार है और किस प्रकार आप पार्टी छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा चढ़ा के बात करती है। मैं भ्रष्टाचार की बात करूं तो केजरीवाल सरकार ने 41,000 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को दिए और उसमें से 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये हम लोग नहीं कह रहे, जो दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट कर रहे हैं सरकारी जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं, सीएजी ने क्वेश्चन उठाए हैं। वो 26,000 करोड़ का आज तक कोई खर्चा नहीं दे रहे हैं, उसको बता नहीं रहे कहाँ पे गए हैं। इस प्रकार के अनेक इतने इन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि जिस प्रकार से कांग्रेस भ्रष्टाचार करती थी और एरोगेंट होती थी, उसी प्रकार से आज दिल्ली का मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार करता है और उसी प्रकार से जिस प्रकार कांग्रेस ने अपने शासन में किया था, लोगों की बात सुनेंगे नहीं और लगातार भ्रष्टाचार के पीछे लोग लगे हुए हैं। अब आने वाले समय में जब लोगों को ये जानकारी है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके लिए काम कर रही है, वो चाहे जल बोर्ड का घोटाला हो, वो चाहे आप डीटीसी बस का घोटाला आप समझेंगे 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, कोई भी घोटाला हो। और मैं आपको बता दूं कि सीबीआई ने अभी इनका जो बस का घोटाला है उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। तो इस प्रकार की भ्रष्टाचारी सरकार को जाना पड़ेगा। ये बीजेपी की बात करते हैं, देखिए निगम में पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन है, लेकिन पिछले 8 सालों में इस दिल्ली सरकार ने एमसीडी को किस हालत में लाके खड़ा कर दिया है। लगातार उनके पास 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने जानबूझ के एमसीडी का रोका हुआ है, जिससे एमसीडी पंगु बन गई है। अब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, एमसीडी के पास तो सैलरी देने के लिए जो उनके निगम के कर्मचारी हैं, चाहे वो निगम के अधीन आने वाली डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, सफाई कर्मचारी हैं, किसी को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारा एक जानी बूझी राजनीति के अंतर्गत ये काम हो रहा है कि ताकि एमसीडी कोई काम नहीं कर सके, और जब एमसीडी काम नहीं करेगी तो लोगों के विरोध का सामना झेलना पड़ेगा।
लेकिन अब जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए हमने पीछे लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे सांसदों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनके हर भ्रष्टाचार को उजागर किया है। तो अब लोग ये सब जान गए हैं और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से विजयी यहाँ पे दिल्ली में होगी। सर, अगर बात करें महिलाओं की, आज़ादी के 75 साल बाद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और बीजेपी पार्टी कहती है, मोदी जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे? देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए नारा भी दिया गया है और लगातार उसके लिए भी काम किए गए हैं। जब निर्भया हत्याकांड हुआ था तो उसके लिए स्पेशल संसद में कानून बनाकर ऐसे क्रिमिनल लोगों को तुरंत सज़ा मिल सके, इसके लिए पिछले 70 सालों में किसी सरकार ने ऐसा प्रावधान नहीं बनाया था। और लगातार जितनी भी हमारी बेटियों के लिए, चाहे वो एजुकेशन की व्यवस्था हो, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था हो, उसके लिए अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस करना चाहती हैं उसके लिए व्यवस्था हो, तो इस सरकार ने अपनी बेटियों को, महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर लेवल पे प्रयास किए हैं और हर में लगातार ये प्रयास जारी रहेंगे। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां मानवता के नाम पे वो कलंक हैं। तो उसके लिए देखिए, ये हर देश में होती हैं जहाँ पे महिलाएं इतनी सशक्त हैं, तो क्रिमिनल लोगों का इलाज भी वहाँ की सरकारें, वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट, वहाँ का कोर्ट लगातार कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। सर, बात करें संगम विहार की, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, आजकल उसको बचाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं से हवाएं उड़ती आ रही हैं कि वो टूटेगा। तो इस मुद्दे पे आप क्या क्लियर करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक संगम विहार की बात है, अभी 2000 से 2021 का एक मास्टर प्लान था जिसका अब रिवाइज होके 2041 का नया मास्टर प्लान प्रपोज्ड है। तो कुछ लोग जानबूझ के राजनीति करने के लिए लोगों के बीच में इस प्रकार की जानकारी, मैं तो कहूँगा इस प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं कि संगम विहार टूटेगा। देखिए, संगम विहार में जहाँ भी लोगों की मलकियत, एक ओनरशिप की ज़मीन है, उसका कुछ नहीं होने वाला है। और वहाँ पे भी आप मास्टर प्लान को अगर प्रॉपरली रिव्यू करेंगे तो उन्होंने कुछ जोन बनाए हैं रिक्रेशनल का मतलब होता है कुछ इस प्रकार की फैसिलिटी जनता को दी जाएं जहाँ पे वो लोग अपने स्वास्थ्य के लिए कोई अन्य प्रकार के पार्क वगैरह बन सकें। तो कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि रिक्रिएट, उनको ये नहीं पता कि रिक्रेशनल होता क्या है। और वहाँ पे अगर कुछ, देखिए, उस ज़मीन को गवर्नमेंट ने या तो एक्वायर किया या उसको प्रपोज्ड किया है, अभी तक कोई एक्वायर नहीं किया। और संगम विहार में जितने लोग यहाँ पे बसे हुए हैं वो सरकारी ज़मीन पे नहीं है। सरकार ने किसी भी पुराने जो किसान लोग थे उनको कोई मुआवजा नहीं दिया है। और जहाँ पर लोग, हाँ, एक बात ज़रूर है, जिन लोगों ने रिज की ज़मीन को कब्जा किया हुआ है, उस पर मकान बनाए हुए हैं, देखिए वो रिज की ज़मीन है, फॉरेस्ट की ज़मीन है, उसके लिए एक स्पेसिफिक कानून है कि रिज की ज़मीन पे कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, चाहे वो पिछले 50 सालों से बैठा हो, 100 सालों से बैठा हो। उनके लिए डेफिनेटली एक समस्या आने वाली है जो रिज की ज़मीन पे। बाकी संगम विहार का कुछ नहीं होने वाला है। संगम विहार विधानसभा की बात करें, देवली विधानसभा की बात करें, संगम विहार विधानसभा का शूटिंग रेंज से पहले जो रास्ता जाता है उसके पास का कुछ एरिया जिसको हरित क्षेत्र में दिखाया, वो फॉरेस्ट में नहीं दिखाया, उसको हरित क्षेत्र में दिखाया है। अगर वो ज़मीन ग्राम सभा की नहीं है, वो ज़मीन रिज की नहीं है और लोगों के मकान वहाँ बने हुए हैं, तो उनको किसी भी प्रकार के डरने की ज़रूरत नहीं है और उन लोगों के घर ऐसे ही बने रहेंगे, कोई टूट फूट होने वाली नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें